जय हिंद साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। मित्र, भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में बेहतर तरह से मित्र अध्ययन करेंगे, बड़ा सावधानी तरीके से। आप लोग नोटबुक्स लेकर के बैठे हैं और पेन पेंसिल ले लें। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, दिल्ली पुलिस से यूपीएसआई तो एक छोटी सी बात है, लेकिन भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ पर इतिहास पूछा जाता है, मित्र क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मेरा वादा है। यहाँ तक कि पीसीएस तक के क्वेश्चन आपको मेरे इन सेशनों से मिल जाएंगे मित्र, बशर्ते आप इन सेशनों को क्रम बाई क्रम आप नोट करते जाएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार ट्रस्ट करिए और इसको चैनल को अपना परिवार समझ करके, मुझे अपना भाई समझ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वादा करता हूँ यह भाई आपको अपने लक्ष्य तक न पहुँचा दे तो बात करना मेरे भाई, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता। बस यही कहूँगा कि आप जितनी भी क्लासें पढ़ाऊँ, क्योंकि सारी क्लासें आपको फ्री दे रहा हूँ, मैं और मेरी टीम। मुकुल सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं बहुत गजब तरीके से, रीजनिंग पढ़ाते हैं। अविनाश सर हैं, करंट अफेयर और इसके साथ साथ हिंदी, साथ साथ में पॉलिटी पढ़ाते हैं। देखिए सारी क्लासें आपको फ्री मिलती रहेंगी, बिल्कुल फ्री। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मेरा कोर्स परचेज करिए, बस पढ़िए। केवल मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। इसलिए हम लोग आज इतिहास की श्रृंखला में जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है पाषाण काल। इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले मैं जो प्री हिस्टोरिकल एज था, प्राग ऐतिहासिक काल था, उसके बारे में आपको बता चुका था, लेकिन छोटा सा आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि पिछली क्लास का थोड़ा सा आपके दिमाग में फिल्म या पिक्चर की तरह से बन सके मित्र। तो हम लोग जिस बात का अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल, इसको मित्र स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम थॉमसन, जिसका नाम क्या था? थॉमसन। एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम क्या था मित्र? थॉमसन। थॉमसन एक व्यक्ति था, ध्यान रखना, एक फैक्ट पूछा जाता है, चाहो तो आप इस पे आप इंपोर्टेंट लिख सकते हो। मित्र, कोई भी चीज़ इतनी कठिन नहीं जितनी आप समझते हो। कहते हैं ना कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो डर जाता है ना, डर जाता है, उसके लिए बड़ा हो जाता है। और जिसके अंदर जुनून होता है, हिम्मत होती है, वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। आप जितने भी सफल लोग हैं ना, जितने भी सफल लोग हैं, उनके अंदर क्या होता है? आत्मबल होता है, वेल कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। और वेल कॉन्फिडेंस वो मतलब पैदा इसी नहीं होता है, वो अपने अंदर पैदा करते हैं। आपने देखा होगा छोटे समाज, छोटे गरीबी परिवार में जन्म हुआ बच्चा एक आईएएस रैंक तक, अच्छी रैंक तक पहुंचता है। कैसे? कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वेल पावर होती है उसके अंदर। ऐसी नहीं जन्मजात होती है, ये अपने अंदर बच्चा विकसित करता है। अगर आप भी इसी तरीके से अपने परिवार का, घर का ईमानदारी से और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि हाँ, वो अपने पिताजी का, माताजी का नाम रोशन करना है, तो मित्र कलम उठा लीजिए और नोट्स बुक उठा लीजिए। ये भाई आपका साथ देगा, इस बात का वादा है। मैं वादा करता हूँ आपके जो भी लक्ष्य हैं स्टडी संबंधी, मैं वहाँ तक आपको पहुँचा के रहूँगा, इस बात का मेरा वादा है। बशर्ते है आप बस जुड़ जाइए इस भाई से, और आज से इस परिवार को अपना परिवार समझिए और सेशन को शेयर जरूर कर देना मित्र। चलिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? थॉमसन। थॉमसन ने इस पाषाण काल को, थॉमसन ने इस जो पाषाण काल को मित्र 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। जो थॉमसन था उसने क्या किया, इस पाषाण काल को, पूछा गया फैक्ट है, कितने भागों में बांटा था? तो ध्यान रखना 3 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था उसे पुरापाषाण काल कहते थे, पुरापाषाण काल कहते थे। और जो दूसरा, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसका समय क्या था बता दूंगा, चिंता न करें। दूसरा जो भाग था मित्र, इसे मध्य
पाषाण काल कहा जाता है, मतलब मिडिल स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल स्टोन एज कहते हैं। और जो तीसरा वाला भाग है उसे नवपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं, न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज से कहा जाता है। यहाँ तक मेरे भाई किसी को दिक्कत? पाषाण काल को थॉमसन नामक व्यक्ति था, इसने 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज। वैसे टाइम तो इसके कभी कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके सारे फैक्ट क्लियर करके चलूँगा। इसका जो पुरापाषाण काल का जो समय है मित्र, वह मोस्टली अज्ञात से लगाया जाता है। अज्ञात जानते मतलब जानकारी नहीं है। वैसे कुछ इतिहासकार इसको 40 लाख BC से मानते हैं, 40 लाख ईसा पूर्व से। कुछ भाई इसे 50 लाख ईसा पूर्व से मानते हैं, लेकिन मोस्टली अज्ञात से लेकर के 10,000 BC के मध्य का जो समय है वो पुरापाषाण काल का है भाई। किसका है? अज्ञात से लेकर के 10,000 BC तक का जो समय है वह मोस्टली पुरापाषाण काल का समय है, ओल्ड स्टोन एज का समय है मेरे भाई। और जो मिडिल स्टोन एज है, इसका जो समय है वो 10,000 BC से लेकर के लगभग 4,000 BC का मध्य का जो समय है उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। और जो जैसे हम लोग न्यू स्टोन एज कहते हैं, नवपाषाण काल, इसका जो समय है वो 4,000 BC से लेकर के मेरे भाई लगभग 2500 BC का जो समय है इसे हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल मोस्टली उसे कहा जाता है जिस काल में लोग किसका प्रयोग करते थे? स्टोन का प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे। पत्थर का प्रयोग, पाषाण काल का अर्थ यही होता है स्टोन। मतलब उस समय जो भी मानव थे, चाहे उन्हें आदि मानव की संज्ञा दी जाए, वो लोग मोस्टली अधिकांश अपनी दिनचर्या में स्टोन का ही प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। और पत्थरों के आधार पर ही हमने उनके बारे में जानने का प्रयास किया। मतलब मैंने तो नहीं, इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया, और इसी कारण इतिहासकारों ने इसको पाषाण काल कहा, स्टोन एज इसको कहा मेरे भाई। इसे 3 भागों में बांटा थॉमसन नामक व्यक्ति ने, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका जो समय है वो अज्ञात से लेकर के 10,000 BC तक का है पुरापाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का जो समय मित्र वो 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक है। और नवपाषाण काल का जो समय है वो 4,000 BC से लेकर के बता सकते हैं 2500 BC तक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? पुरापाषाण काल के बारे में बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। पहला फैक्ट, पहला पॉइंट, पुरापाषाण काल इसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज से कहा जाता है। इसका समय मैंने बताया था अज्ञात से लेकर के लगभग 10,000 BC, 10,000 BC तक का जो समय है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं भाई। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में किसके बारे में? अरे इसी के बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया? भाई किसी ने तो पता लगाया होगा इसके बारे में कि ये युग ऐसा था, और उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उसे कुछ एविडेंस मिले होंगे जिसके आधार पर उसने बताया होगा कि ये वाला युग था। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरापाषाण काल था जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था, सर्वप्रथम जो स्टडी की थी मेरे भाई,
वो किसने की थी? तो ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट व्यक्ति जो एक अंग्रेज था उसके द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा सर्वप्रथम पुरापाषाण काल की क्या की गई थी? अध्ययन किया गया था। और इसीलिए मित्र जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, इसे जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है मित्र, इसे प्रागैतिहासिक काल का सिख काल का पापा कहा जाता है, पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। पूछा जाए, एक फैक्ट पूछा गया है, इस पे आप लोग स्टार लगा ले मेरे भाई। रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक काल का मतलब प्री हिस्टोरिक एज का पिता कहते हैं, फादर कहते हैं भाई। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अच्छा, हुआ ऐसा था, बात है अपनी कब की? 1863 की। 1863 की बात कब की मित्र? 1863 की बात है। कंडीशन ये हुई थी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम नामक स्थान पर एक स्थान था, और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब देखो यहाँ पर सारे फैक्ट मित्र इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तमिलनाडु में, थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, पल्लवरम नामक स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु मेरे भाई। यहाँ पर इसने क्या की? खोज की। क्या की? पल्लवरम नामक स्थान पर मित्र क्या की? इसने खोज की। और खोज में क्या पाया? खोज में यह पाया, यहाँ से इसने इसे हैंडेक्स प्राप्त हुआ, मतलब कह सकते हैं हाथ की कुल्हाड़ी। क्या प्राप्त हुआ? हैंडेक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। क्या प्राप्त हुई? हाथ की कुल्हाड़ी मित्र यहां से प्राप्त हुई। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। बात आगे बढ़ी तो क्या हुआ? इसका पता लगाया, फिर उसके बाद इसका अध्ययन किया गया। हैंडेक्स का मतलब क्या किया है? अध्ययन। किसके माध्यम से? वैज्ञानिकता के आधार पर इसका क्या किया गया? अध्ययन किया गया। और अध्ययन में पाया मित्र कि ये कुल्हाड़ी है, हाथ की कुल्हाड़ी है, ये वर्तमान से 15,000 वर्ष पहले की है। कितने वर्ष पहले की है? 15,000 वर्ष पहले की, वर्ष पूर्व की है। क्या मित्र? ये हैंडेक्स। अच्छा, जो वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन किया गया था वो कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना, कार्बन 14 के माध्यम से। किसके माध्यम से? कार्बन 40 के माध्यम से इसका पता लगाया। इसे हम लोग C14 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C14 भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? मैं जानता हूं यहां तक सभी भाइयों को क्लियर हो चुका होगा। एक बात याद रखना, पूछा जाए कि पुरापाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कब किया था? तो 1863 में किया था। इनका क्या योगदान रहा? तो इन्होंने सबसे पहले जो पुरापाषाण काल था उसका पहले स्थल की खोज की गई थी। फैक्ट अच्छा याद रखना, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पुरापाषाण काल का जो पहला स्थल खोजा गया था, जो कहां पर खोजा गया था? तमिलनाडु में। नाम क्या था उसका? पल्लवरम नामक स्थान पर खोजा गया था। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो बड़े सरलता से कर ले जाएं। ये फैक्ट ऐसे ही बन सकता है आपके एग्जाम में कि पुरापाषाण काल का सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे? पल्लवरम। किसके द्वारा खोजा गया? तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। कब खोजा गया?
एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था 1863 में। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। यहाँ से इंडेक्स के एविडेंस मिले थे इनको, जिन जो लगभग वर्तमान से 15,000 वर्ष क्या हैं, पुराने हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वही टॉपिक पॉइंट डालिए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, ध्यान दें मित्र, पुरापाषाण काल, इसे हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। इस समय देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जो पाषाण काल था, पाषाण का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे शायद, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया था। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, पत्थर का प्रयोग। मतलब इस समय जो भी मानव था, जिसे हम लोग आदि मानव या मानव जिस संज्ञा से पुकारे, वो अपने संपूर्ण जीवनचर्या में, पूरे दिन की जो जितनी जीवनचर्या होती थी उसमें पत्थर का ही प्रयोग करता था। आज के समय के अनुसार, जैसे आपके पास आज अच्छी कलम है, अच्छी कॉपी है, फ़ोन है, और जो भी संसाधन है, बाइक है, माँ है, पिता है, मतलब इस तरीके से। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा नहीं था मेरे भाई। ये लोग थे जिन्हें हम लोग आदि मानव कह सकते हैं, आदि मानव कह सकते हैं। पुरापाषाण काल के लोग कैसे थे? आदि मानव थे। ये लोग मोस्टली अधिकांश जो प्रयोग करते थे वह पत्थर का प्रयोग करते थे। किसका? पत्थर का प्रयोग करते थे। और पत्थर के प्रयोग से ये क्या अपने उपकरण बनाते थे यूज के लिए। किसके लिए? अपने प्रयोग के लिए। ये क्या थे? इनके उपकरण थे भाई। उपकरण में ये अपने खाने पीने के कुछ ऐसे बर्तन टाइप के बना लेते हों, हो सकता है हथियार बना लेते हों, ठीक है, उपकरण बना देते। इन उपकरणों को मित्र पैगुल कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? पैगुल। तो पूछा जाए पैगुल क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पैगुल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे पूर्व पुरापाषाण काल में, ध्यान रखिए, ओल्ड स्टोन एज में, पूर्व पुरापाषाण काल में मानवों द्वारा पत्थरों के जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे, पत्थरों के जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पैगुल कहा जाता था। इतना क्लियर होगा? मैं जानता हूं ये फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। और इस समय ये जो उपकरण होते थे वो किसके होते थे? पत्थर के। और इन्हीं पत्थरों का प्रयोग वो किसके लिए करता था? प्रयोग शिकार के लिए करता था। किसके लिए? शिकार के लिए भाई करता था। किसके लिए? शिकार के लिए करता था। शिकार के लिए मोस्टली हम कह सकते हैं जंगली जानवरों के लिए, जंगली जानवरों के लिए ये प्रयोग करता था। और ऐसा भी हो सकता है कि जो जंगली जानवर इनके ऊपर आक्रमण करते हों या इनको खाने के लिए आते हों, तो बचाने के लिए हो सकता है इन्हीं पत्थरों का वो प्रयोग करता हो। कभी कभी ऐसा हुआ हो कि कोई जानवर वगैरह इनको खाने आया हो और इन्होंने उस पत्थर को उठा के मार दिया हो इस तरीके से, तो मर गया हो। फिर उसके पास गए हों, वो उसको शुरुआत में इस तरीके से उसे मतलब देखा हो, उसका मांस खाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब ये जो थे वो किसका प्रयोग करते थे? वो पत्थर का प्रयोग करते थे जंगली जानवर से अपनी रक्षा के लिए और शिकार के लिए। क्योंकि उस समय कंडीशन मित्र क्या थी कि जो आदि मानव था, ये वाला जो आदि मानव था मित्र, ये वाला पाषाण काल का, और एक तरफ दूसरी तरफ क्या थे? जो जंगली जानवर थे। ये अपने आप का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, हो सकता है
इनके बीच संघर्ष हुआ हो, जंगली जो जानवर थे वो अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहते हों, और जो मानव था वो अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? मानव की हुई। किसकी विजय हुई? मानव की हुई। इस काल में जो मानव था मेरे भाई, पाषाण काल में जो मानव था उसे शिकार का अल्प ज्ञान था। अल्प ज्ञान था। अगर फैक्ट ये दिया जाए कि किस मतलब पुरापाषाण काल का जो मानव था उसे शिकार का ज्ञान था, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। जो पुरापाषाण काल का जो मानव था उसे शिकार का अल्प ज्ञान था। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हो सकता है कि कोई जानवर ने इन पर आक्रमण किया हो, इनके पास स्टोन पड़ा हुआ हो और उसे मतलब दिमाग में आ गई हो सकता है, दिमाग में इस तरह बात आ गई हो, उसे उठाकर मार दिया हो जिससे वो मर गया हो। तो हालांकि ये शिकार तो करते थे लेकिन शिकार का अल्प ज्ञान था। उन्हें यह नहीं मालूम था कि इस स्टोन से जो पड़ा हुआ है इससे शिकार किया जाता है, इसको मार दिया जाता है, ये ज्ञान नहीं था। लेकिन उन्हें ये ऐसा लगा कि उसे उठाया और मतलब कहते हैं अकस्मात उसे ऊपर ढकेल दिया, उसे मार दिया या फेंक के मार दिया। तो इस समय का जो मानव था उसे शिकार का मतलब क्या था? अल्प ज्ञान था। और इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मानव ने आग जलाना सीख लिया था। क्या कर लिया था? सीख लिया था। मतलब आग का ज्ञान था। और इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? आग जलाने के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? पूरी कहानी बताऊंगा, इसके पीछे एक लॉजिक है। आग जलाने के जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिले मित्र? तो चीन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चीन से। चीन में मित्र एक गुफा है, चाओजू, ऐसे ही तो नाम होते हैं, चाओजू गोजियन, शाना में ऐसे ही नाम होते हैं। चीन में गुफा है, इसका नाम क्या है? गुफा, केव, ये वाली, ठीक है। यहां से आग जलाने के सर्वप्रथम एविडेंस मिले सबसे पहले दुनिया में। किस काल के? पुरापाषाण काल के। ऐसा भी हुआ मित्र, आग जलाने के पीछे एक लॉजिक भी रहा होगा कि ये लोग पत्थर का प्रयोग करते होंगे, पत्थर का प्रयोग करते थे। हो सकता है कि इनके दिमाग में इस तरीके से पत्थर मार दिया हो, या इस तरीके से कोई पत्थर इस तरीके से इनके हाथ से गिर गया हो दूसरे पत्थर के ऊपर, तो वहाँ से चिंगारी निकली हो। क्या निकली हो? चिंगारी। क्योंकि पता है मित्र, चिंगारी सबसे पहले चिंगारी निकलती है, उसी के बाद आग जलती है। वही तुम्हारे अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति आपने शुरुआत में चिंगारी उत्पन्न की होगी और उसके बाद क्रम से धीमे धीमे उस चिंगारी ने आग पकड़ ली होगी। क्योंकि अगर आपकी कंटिन्यूटी बरकरार है, लगातार आप कछुए की चाल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खरगोश की चाल बन चलिए, कछुए की चाल चलिए, लेकिन सफल जरूर हो जाओगे, ये निश्चित है। तो उस काल में भी मनुष्य ने क्या किया होगा कि कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घटी हो जो पत्थर से पत्थर इस तरीके से उन्होंने रगड़ दिए हों, या फिर मारा हो किसी जानवर के ऊपर और वो पत्थर जाकर दूसरी जगह टकरा गया हो, उसे चिंगारी निकली हो और आग जल गई हो। ऐसा भी हो सकता है। तो पाषाण काल का जो मानव था उसने आग जलाना सीख लिया था। और जरा मित्र ध्यान दीजिए, इस काल का जो मानव था, पाषाण काल का, पुरापाषाण काल का, इनका जो जीवन था, जीवन क्या आज की तरह था? आज हम लोग मिलजुल करके परिवार के रूप में रहते हैं, ठीक है। इनका जो जीवन था वो अस्थिर था। कैसा था? अस्थिर था, ठीक है। और ये जो अपना जीवन है मित्र, अस्थिर इसलिए था क्योंकि इनके पास मोस्टली खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पता चला आग लग गई जंगल में, तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे वो वहाँ से चले गए, तो ये भी उनके पीछे चले जाते थे। क्योंकि इनको उस समय गेहूं का, चावल का इनका तो ज्ञान नहीं था, वो कच्चे मांस पर
पशुओं का शिकार करते थे, शिकार पर अपना जीवन यापन करते थे। इसके साथ साथ वह जो फल फूल होते थे, कंदमूल फल वगैरह होते थे, उन पर अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए इनका जीवन कैसा था? अस्थिर था मेरे भाई। मतलब हम कह सकते हैं खानाबदोशी जीवन था। कैसा था? खानाबदोशी जीवन था इनका। आज भी बहुत सी जनजातियां हैं विश्व में जो अपना जीवन कैसे बिताती हैं? खानाबदोशी बिताती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। इस समय पुरापाषाण काल में जो काल था, इस समय मित्र लोगों ने चित्र बनाना सीख लिया था। मतलब चित्रकारी आरंभ हो चुकी थी। चित्रकारी आरंभ हो चुकी थी मित्र। मतलब इन्होंने चित्र बनाना सीख लिया था। अच्छा, इसके एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं? चित्रकारी आरंभ कर दी थी, इसके एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं? तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, याद रखना। इसके जो एविडेंस है मित्र, वह मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन जिला। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर एक स्थल है भीमबेटका से चित्रकारी, पुरापाषाण काल की चित्रकारी का पता चलता है मेरे भाई। किसकी? पुरापाषाण काल की चित्रकारी के बारे में पता चलता है। अच्छा, इसकी सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो इसका सबसे पहले जो पता लगाया था किसका? चित्रकारी का, भीमबेटका का। तो ध्यान रखिए 1957-58 की बात है। एक व्यक्ति हुआ करते थे विष्णु श्रीधर। इन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया था, इसको खोजा था मेरे भाई। याद रखना, भीमबेटका की गुफाओं की किसने खोज की थी? हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। विष्णु श्रीधर, स्टार लगा लीजिए आप। ठीक है, इंपोर्टेंट लिख लीजिए, चाहे चांद तारे बैठा लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन ये फैक्ट पूछा है हर प्रतियोगी परीक्षा में, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आता है। पूछा जाए कि चित्रकारी के एविडेंस सबसे पहले किस काल में मिलते हैं, तो ध्यान रखना ओल्ड स्टोन एज में। इसे हम लोग पूर्व पुरापाषाण काल कहते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, उसमें एक स्थान है भीमबेटका की गुफाओं से। ये भीमबेटका मतलब क्या है? ये केफ हैं, गुफाओं से प्राप्त हुए थे। गुफाओं में जो आदि मानव थे, पुरापाषाण काल के लोग क्या करते थे? चित्र बनाते थे। और ये शैल चित्र है। ये जो चित्र है, ये कैसे? शैल चित्र है। चित्रकारी है। कैसी है? शैल चित्रकारी है मित्र। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग कह सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, हालांकि देखो इतना क्लियर हुआ, जो अपनी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जिसमें चित्रकारी है, इसको यूनेस्को द्वारा यूनेस्को के बारे में जानते हैं आप लोग? यूनेस्को के बारे में जानते हैं आप लोग? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग यूनेस्को बोलते हैं। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बता दें मित्र पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। 1946 में स्थापना हुई थी। और आंद्रे ओजेले इसके बच्चों अध्यक्ष हैं। आंद्रे ओजेले इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं यूनेस्को के। आंद्रे ओजेले। मैंने इसका हेडक्वार्टर कहाँ बताया था? हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में बताया था। यूनेस्को की एक साइट होती है, यूनेस्को की जो एक साइट होती है, उसमें भीमबेटका जो स्थल है इसको वर्ष 2003 में शामिल कर लिया गया था।
2003 में शामिल कर लिया था। अच्छा, जो भीमबेटका की जो चित्रकारी है, भीमबेटका में चित्रकारी है मित्र, इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, इनमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? ध्यान रखना, लाल और हरे रंग का प्रयोग हुआ है। कौन से रंग का? लाल और हरे रंग का, लाल प्लस हरे रंग का, हरे रंग का, इन दोनों रंगों का प्रयोग किया गया था मेरे भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो गुफा थी ना, ये जो गुफा थी भीमबेटका की गुफाएं, ये महाभारत कालीन समकालीन थी, महाभारत के समकालीन थी, महाभारत के समकालीन थी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो प्रापहण काल है मित्र, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस किस राज्य में है, कहाँ कहाँ पर है, ये भी फैक्ट बनते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, प्रापहण काल के महत्वपूर्ण स्थल। काल के महत्वपूर्ण स्थल साइट्स, इंपोर्टेंट साइट्स। ओल्ड स्टोन एज टू इंपोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं, उन पे हम लोग एक बारी बारी से नजर डालेंगे। सबसे पहले नेवासा, ये बहुत पूछा जाता है। नेवासा, नेवासा मित्र प्रापहण काल का स्थल है, आप लोग याद रखना, और ये महाराष्ट्र राज्य में है। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। पूछा जाए कि नेवासा किस काल का स्थल है, तो ध्यान रखना प्रापहण काल का है, और ये किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में। कभी कभी एक जो आपने देखा होगा आयोग हो, मैचिंग संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे नेवासा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। आपको ये सारे फैक्ट क्लियर होना चाहिए। इनाम गांव दूसरा कौन सा है? इनाम गांव। दूसरा आप क्या बताएंगे? इनाम गांव। इनाम गांव, इनाम गांव, ये भी बहुत पूछा जाता है। इनाम गांव कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये भी महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। इसको भी याद कर लेना। कभी ये मत सोचना कि मैंने थोड़ा स्लो आवाज़ में बोला है ना, तो आप ये सोचें कि ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारे पूछे जाते हैं। इनाम गांव कहाँ पर है, बता सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में। और रेणुगुप्ता, रेणुगुंता, एक और लिख लीजिए, रेणुगुंता, रेणुगुंता, ये भी स्थल प्रापहण काल का है, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर मित्र? आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आप लोग याद रखिए। तो जो प्रापहण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल थे, जैसे नेवासा महाराष्ट्र राज्य में, इनामगांव महाराष्ट्र में, और रेणुगुंता आंध्र प्रदेश में, तीनों को याद कर लेना मेरे भाई, तीनों को याद कर लेना। मैं जानता हूँ प्रापहण काल से संबंध जो भी आपके फैक्ट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक बच्चा मुझे पूछ रहा है कि जो गुफाएं भीमबेटका की, वह किस पहाड़ियों के मध्य है, क्योंकि जो गुफाएं होती हैं पर्वतों में होती हैं। तो ध्यान रखना ये विंध्य पर्वत के मध्य है, विंध्यांचल बोल सकते हैं, विंध्यांचल पर्वत के में स्थित है बच्चों। ठीक है, अगला फैक्ट, अगला जो पॉइंट डालेंगे वो आप डालेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मित्र, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो यार। अगला इसको कहते हैं मिडिल स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया था कि 10,000 BC से लेकर के कितना बताया था, बताइए, 4000 BC, यही टाइम पीरियड बताया था। याद कर लेना मेरे भाई। मध्यपाषाण काल, देखिए इस समय का जो मानव था उसने
तीर कमान, तीर कमान का प्रयोग करना सीख लिया था। इस समय का जो मानव था मित्र, उसने जो मध्य पाषाण काल का जो मानव था, उसने तीर कमान मतलब प्रयोग करना सीख लिया था। और जब तीर कमान प्रयोग करना सीख लिया होगा तो एक बात तो स्पष्ट है कि उसे शिकार का क्या हो गया होगा, पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। किसका? शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाण काल का जो व्यक्ति था, उसे शिकार का क्या था, पूर्ण ज्ञान था। पूछा जाए शिकार का पूर्ण ज्ञान किस काल के मानव को हुआ था, तो मध्य पाषाण काल के मानव को हुआ था। और ये शिकार के लिए मोस्टली क्या करता था, शिकार के लिए मध्य पाषाण काल का जो व्यक्ति था वो क्या करता था, तो ध्यान रखना किस किस विधि का प्रयोग करता था, किस किस टेक्निक का प्रयोग करता था, वो आपको बताता हूं। शिकार के लिए वो चापिंग, ये क्या होता है परेशान ना हो, बता दूंगा। चापर, चापिंग, हैंडेक्स इतना जानते होंगे ना आप। ब्यूरिन, ये ब्यूरिन क्या होता है बताऊंगा, चिंता न करें, पूछा गया है। तकनीकी का प्रयोग करता था, मतलब शिकार के लिए वो चापर, चापिंग, हैंडेक्स, ब्यूरिन इस तकनीक का प्रयोग करता था। ये चापर क्या होता था मित्र, ये चापर क्या होता था, तो चापर मित्र एक स्टोन होता था। चापर क्या होता था, एक पत्थर होता था, पत्थर का हथियार होता था, जो पहले कभी ऐसा रहा होगा, इस तरीके का होता था। लेकिन इसका एक भाग ये वाला इस तरीके से नुकीला होता था। कैसा होता था, ये धारदार, इसको हटा देते थे और ये धारदार बन जाता था ये वाला, ठीक है। इसको क्या कहते थे, चापर कहते थे। मतलब पत्थर, कोई पत्थर रहा होगा, उसका एक भाग, जैसे मैंने ये वाइट से लिखा दिया ऊपर वाला भाग, इस तरीके से उसको मतलब काट देना, उस भाग को धारदार बना देना, ये स्टोन क्या कहलाता था, ये तकनीक क्या कहलाती थी, जिसके माध्यम से वो शिकार करते थे। इस तरीके से हो सकता है कोई जानवर आ जाता हो, इस तरह से पकड़ लेते हो और उसे इस तरीके से उसके अंदर भोंक देते हो, तो एक पार्ट उसके अंदर घुस जाता हो। या हो सकता है कि वह इसका प्रयोग जानवर मारने के बाद उसकी खाल को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इस विधि को क्या कहते हैं, चापर तकनीक कहा जाता है। क्या कहते हैं, चापर तकनीक कहते हैं। दूसरा जो चापिंग क्या है, पहला क्लियर हुआ, दूसरा है चापिंग। दूसरा है मित्र चापिंग। हो सकता है पत्थर इस तरीके से पहले रहा हो, लेकिन इसके दोनों किनारे इस तरीके से इधर छांट दिए जाते हो और पत्थर इस आकार में हो जाता हो, इस आकार में, ठीक है। इधर भी धार है पत्थर में, इधर भी धार है। ये जो टेक्निक थी, ये जो तकनीकी थी, इसको चापिंग तकनीकी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चापिंग तकनीक कहा जाता था। मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाने करता हूं, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको भाई। अब मैं आपको एक एक को बारी से बताता हूं। देखो ये जो स्टोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टोन, ये वाला स्टोन, देखो इसका एक भाग ये वाला मतलब खुरदरा सा है, ठीक है। इसको चापिंग कहते थे। क्या कहते थे, चापिंग। क्लियर हुआ मेरे भाई। और दूसरा स्टोन मित्र ये वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये पार्ट भी इसका नुकीला है और ये पार्ट भी नुकीला है, दोनों तरफ नुकीला है। देखो दोनों तरफ ये पार्ट भी नुकीला है, ये पार्ट भी नुकीला है। इसको चापिंग कहते थे। क्या कहते थे, चापिंग कहते थे मेरे भाई, ठीक है। और हैंडेक्स तो जानते ही आप लोग, हैंडेक्स तो जानते ही हैं। और अगला हुआ ब्यूरिन। अगला है ब्यूरिन। ब्यूरिन मित्र एक इस तरीके का पत्थर होता होगा, इस तरीके का ब्यूरिन।
ब्यूरिन मित्र, हो सकता है पहले कोई पत्थर इस तरह से रहा हो, इस तरीके से रहा हो। 1 सेकेंड, इस तरीके से पत्थर रहा हो, इसको ये इसके पार्ट काट करके, छांट करके, ये वाले, इसको ये आकार दे दिया हो, इसको ये आकार दे दिया हो, ये वाला, मतलब थोड़ा सही से नहीं आया, इसको हम इस तरह बनाते हैं, इस टाइप से आकार दे दिया हो, शंकु के आकार, मतलब ये पार्ट टोटल नुकीला। हम इसको इस चित्र पे समझ लेते हैं, जैसे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके दोनों ये साइड भी नुकीला, ये साइड भी नुकीला, और ये बिल्कुल नुकीला है, ठीक है। इसको ब्यूरिन तकनीक कहते थे। क्या कहते थे? ब्यूरिन। इसे क्या कहते हैं? ब्यूरिन तकनीक। इसका प्रयोग हो सकता है जैसे अब वर्तमान समय हम लोग चाकू देखते हैं ना, चाकू दोनों पार्ट इस तरह से शार्प होते हैं, ठीक है, उसे पेट में भोंक दिया जाता है मारने के लिए। तो हो सकता है इसी टाइप का कुछ पत्थर का प्रयोग, मतलब पत्थर का रहा हो हथियार कुछ, तो इसलिए ये लोग प्रयोग करते थे। जब भी तो कह सकते हैं कि इन्हें शिकार का मित्र क्या था? पूर्ण ज्ञान हो गया था। शिकार का इन्हें पूर्ण ज्ञान था, और इसके साथ साथ इन्हें पशुपालन का भी ज्ञान था। आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, मध्य पाषाण काल। रेड शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, रेड शायद मुझे लगता है नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, इस समय पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। किसकी? पशुपालन की। इस समय का जो मानव था उसने पशु पालने के शुरू कर दिया था। इसका जो साक्ष्य है, पशु पालने का जो साक्ष्य है मित्र, वो हमें कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखना, आदमगढ़ से प्राप्त होता है। आदमगढ़ से हमें पशुपालन जाने की, किसके? पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं। और ये आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पूछा जाए पशुपालन के जो एविडेंस हैं वो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना, आदमगढ़ से। आज भी तो लोग, बहुत से लोग पशुओं का पालन करते हैं, ठीक है। तो आदमगढ़ से सबसे पहले पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं। और आदमगढ़ कहाँ पर है मित्र? तो बता सकते हैं आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ बाजौर से भी प्राप्त होते हैं पशुपालन के साक्ष्य। कहाँ से? बाजौर से। और बाजौर कहाँ पड़ता है? याद रखना मित्र, ये राजस्थान पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये सारे पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर ये बताइए, पशुपालन के एविडेंस तो मिलते हैं, लेकिन इनके द्वारा पहला मतलब कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? तो ये बताया जाता है कि मानव द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जो पशु था वो कौन सा था? वो डॉग था, कुत्ता था। वैसे भी तो जो डॉग होता है मित्र सबसे वफादार जानवर होता है, ठीक है। इसी लोग जानवर को पालना, कुत्ते को पालना अच्छा मानते हैं। इसके साथ साथ मित्र देखेंगे, इस काल के लोगों ने, मध्य पाषाण काल के लोगों ने बर्तन बनाना सीख लिया था। पशुपालन हो गया, पशुपालन के एविडेंस हमें आदमगढ़ और बाजौर से मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे बर्तन बनाना मध्य पाषाण काल के लोगों का। किसका? मध्य पाषाण काल के लोगों का। बर्तन बनाना इन्होंने क्या कर लिया था? सीख लिया था। और इसके जो एविडेंस हैं बर्तन बनाने के, वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखिए मतलब इलाहाबाद से मिले हैं। कहाँ से? इलाहाबाद से। कहाँ से मिले हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश से, यूपी से इसके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं? इलाहाबाद से। इतना क्लियर हुआ? बर्तन बनाने के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? इलाहाबाद से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं? इलाहाबाद से मिलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्र भाई। चलिए आगे देखिएगा, मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं जहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं, किस किस राज्य में स्थित हैं और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग नज़र डालेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य
पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो सबसे पहले मित्र संगनकल्लू, सबसे पहले संगनकल्लू बहुत पूछा जाता है। संगनकल्लू ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है मित्र। संगनकल्लू लिख लेना मित्र, ठीक है। संगनकल्लू से ये किस काल का है? मध्य पहाड़ काल का, मिडिल स्टोन एज का है स्थल है संगनकल्लू। यहां से हमें राख के टीले मिले मित्र, किसके? राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और संगनकल्लू किस राज्य में? तो बताइए, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में मित्र? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद अगला है जलहल्ली। जलहल्ली कहां पर है? यह भी मध्य पहाड़ काल का है। और ये मित्र कहां का है? कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। तो संगनकल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। राख के सबसे पहले एविडेंस कहां से मिले हैं? वो संगनकल्लू कर्नाटक से मिले हैं। और जलहल्ली है वो भी कर्नाटक राज्य में। और एक है कोचाई, तीसरा नोट कर लीजिए, कोचाई। कोचाई भी मध्य पहाड़ काल का है। और किस राज्य में? तो ये उड़ीसा राज्य में। कहां पर? कोचाई कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। इतना क्लियर हुआ। और अगर आप लोग नोट करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा कि जो मध्य पहाड़ काल था उसमें शवों को दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी भाई। जो मध्य पहाड़ काल था, जो काल था, उसमें शवों को, किसको? शव जो होते ना, मृतक जो लोग मर जाते थे, उनको दफनाने की, ये पूछा जाता है मित्र, क्या मध्य पहाड़ काल के लोग शवों को दफनाते थे? हाँ, शवों को दफनाने की जो प्रथा थी वो आरंभ हो गई थी। क्या हो गई थी? आरंभ हो गई थी भाई। क्लियर? फैक्ट पूछा जाए तो बता सकता है। अच्छा, इसका एविडेंस है, जो शव है ना, सबको दफनाने का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला हुआ है? सबको दफनाने का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला हुआ है? तो ध्यान रखना, इसका जो साक्ष्य है वह दमदमा से। और ये दमदमा कहाँ पर है? तो ये दमदमा मित्र जो स्थल है ये हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। पूछा जाए कि दमदमा स्थल किस काल का है? तो मध्य पहाड़ काल का है। इससे क्या मतलब किस बात का पता चलता है? तो ध्यान रखना, इससे शवों को दफनाने की जो प्रथा थी उसके बारे में पता चलता है। और आप ट्रस्ट करिए, यहाँ पर एक ही कब्र में, दमदमा में क्या हुआ था? एक ही कब्र में तीन लोगों को एक साथ दफनाए जाने के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो फैक्ट है, एक तो ये स्थल हो गया दमदमा, दूसरा और लिख लीजिए लखैया। कौन सा? लखैया जो स्थल है वो कहां पर पड़ता है? ये मिर्जापुर में पड़ता है। और मिर्जापुर कहां पर है? मिर्जापुर यूपी। लखैया स्थल कहां पर है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहां पर पड़ता है? तो बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में। यहां पर क्या है मित्र? एक स्थान पर एक ही, जैसे हम लोग गांव की भाषा में मरगट बोलते हैं, मरगट, जहां पर लोगों को ले जाकर जलाते रहते हैं, उस स्थान पर, एक ही स्थान पर जलाते हैं। तो जो लखैया नामक स्थान है मिर्जापुर में, वहां पर 17 नरकंकाल मिले हैं। अगर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये फैक्ट बन सकता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। यहां पर 17 लोगों के क्या मिले हैं? नरकंकाल मिले हैं। एक और बात याद रखना, ये तो देखो पशु थे, लेकिन मनुष्य थे। मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी दफनाने जाने के एविडेंस मिले मित्र। मनुष्य के साथ साथ पशुओं को दफनाए जाने के भी एविडेंस मिले हैं। पूछा जाता है वो कौन सा है? लघेनाज
नाच और लगे नाच ये इम्पोर्टेंट है मित्र। ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। मध्य पाषाण काल का स्थल है लगे नाच। यहाँ पर पशुओं को, किसको मित्र? पशुओं को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिले हैं मित्र। क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं। इतनी बातें मैं जानता हूं समझ में आ चुकी होंगी। और लिख लीजिए, और लिखना चाहते तो इम्पोर्टेंट और कौन कौन से आपके हो सकते हैं, ठीक? और लिखिए, क्योंकि मित्र यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण स्थल लिख लीजिए मित्र, महादरा। कौन सा मित्र? महादरा। ये दमदमा है, ये कौन सा है? महादरा। और महादरा कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी के किस जिले में पड़ता है? तो प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में, ठीक है। महादरा। यहाँ की इंपोर्टेंसी मित्र क्या है? यहाँ की इंपोर्टेंसी क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर युगल समाधान, युगल समाधि, युगल समाधि के एविडेंस मिलते हैं। युगल समाधि मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों को एक साथ दफनाना, एक साथ दफनाना का जो एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है? महादरा से मिलता है। और महादरा कहाँ पर है? यूपी प्रतापगढ़ मेरे भाई। कहाँ पर है? यूपी प्रतापगढ़ में। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो जो मध्य पाषाण काल था उसमें सब दफनाने की व्यवस्था थी, प्रथा आरंभ हो चुकी थी। इसके जो एविडेंस है, सबसे पहले हमने देखा दमदमा, ये कहाँ पर? हरियाणा में स्थल प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक ही कब्र में 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था भाई। और लखैया स्थल है मित्र, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर 70 नरकंकाल मिले हुए हैं यहाँ पर। और लगेनाज ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ मतलब यहाँ पर पशुओं को दफनाए जाने के एविडेंस मिलते हैं लगेनाज में। और जो महदरा है, ये चौथे नंबर पर जो स्थल है महदरा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पड़ता है, स्थित है। यहाँ पर युगल समाधान, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग 100% याद कर लीजिए भाई। अगर आप लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी में। और हो सकता है कि आप में से बहुत से भाई ऐसे हैं जो पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करें, तो ये फैक्ट आपके शुरू से ही आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे अन्य लोगों से मित्र, ठीक है। मैंने मध्य पाषाण काल के जो भी एविडेंस थे उनके बारे में बेहतर तरीके से बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल, जो इसे हम लोग न्यू स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू स्टोन एज। इसका जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था वो 4000 बीसी से लेकर के कितना बताया था? लगभग 2500 बीसी। इतना ही बताया था ना मैंने, ये इसका टाइम पीरियड बताया था, ठीक है। अच्छा, इस काल का जो मानव था मित्र, इस काल का जो मानव था उसने कृषि का प्रयोग, किसका? कृषि का प्रयोग, कृषि करना क्या कर दिया था? आरंभ कर दिया था। इस काल का जो मानव था, नव पाषाण काल का, उसने क्या कर दिया था? कृषि आरंभ कर दी थी बच्चों, कृषि करना आरंभ कर दिया था। अच्छा, इसके जो एविडेंस हैं, इसके जो साक्ष्य हैं, वो कहाँ से मिले हैं? इसके जो साक्ष्य हैं, कृषि के साक्ष्य, वो कहाँ से मिले मित्र? पूछा जाता है मित्र, याद रखना, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। पूछा जाए कृषि के सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो ध्यान रखना मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान जो प्रांत है ना पाकिस्तान का, जो हमेशा स्वतंत्र होने की मांग करता रहता है पाकिस्तान से, वहीं से इसके एविडेंस मिले मेरे भाई, ठीक है। मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में और वेलन घाटी में। कहाँ पर? वेलन घाटी। कभी कभी ऐसा होता है मित्र कि मेहरगढ़ ना दे करके आपको वेलन घाटी दे देगा कि कृषि के सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे मेहरगढ़ नहीं दिया तो वेलन घाटी जरूर दिया होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, कृषि में बात की जाए तो याद रखिएगा
कृषि में सबसे पहले मनुष्य द्वारा कौन सी फसल उगाई गई थी? कृषि में सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो कौन सी थी, बता सकते हो? तो मित्र जौ थी। क्या थी? जौ। उसके बाद गेहूं वगैरह था। उस पहली कौन सी थी? जौ थी मित्र। पहली कौन सी थी? जौ थी। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो कोल्डी हवा स्थान है, कौन सा? कोल्डी हवा। हाँ, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा और लिखिए कोल्डी हवा। हाँ, दूसरा लिखिए कोल्डी हवा। कोल्डी हवा। सबसे पहले जो कोल्डी हवा स्थल है वो नवपहाड़ काल का है मित्र, याद रखना, पूछा गया है, ठीक है। और ये कोल्डी हवा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, प्रयागराज में। प्रयागराज में ये स्थल है नवपहाड़ काल का, जहाँ से कृषि के एविडेंस मिलते हैं बच्चों। किसके? कृषि के एविडेंस मिलते हैं। कृषि के एविडेंस हमें आप पाएंगे यहाँ से। जो एविडेंस प्राप्त हुआ है, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कृषि का, वो क्या प्राप्त हुआ है? तो बता सकते हैं धान की भूसी। धान की भूसी प्राप्त हुई है। आप लोग जानते होंगे ना, चावल के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है ना, उसे धान भूसी कहा जाता है। गांव के तो मैं जानता हूँ अधिकांश लोग जानते होंगे, ठीक है। तो कोल्डी हवासा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य में हमें धान की भूसी के एविडेंस मिले भाई। किसके? धान की भूसी के एविडेंस मिले बच्चों। इतना क्लियर मैं जानता हूँ हो चुका होगा। आगे चलें? हाँ, तो आगे चलते हैं। इसके साथ साथ जो नवपहाड़ काल था, मित्र, नवपहाड़ काल के जो लोग थे, मैं अगली स्लाइड बता दूं? हाँ, अगली बता देता हूं, ठीक है। जो नवपहाड़ काल के जो लोग थे, वो मोस्टली इन्होंने पूजा आरंभ कर दी थी। वर्शिप मतलब पूजा, इन्होंने भगवान, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने आस्था पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इन्होंने पूजा पाठ व्यवस्था थी उसको शुरू कर दिया था। किस काल में? नवपहाड़ काल में। पूछा जाए कि जो पूजा पाठ व्यवस्था थी वो किस काल में शुरू हुई थी, तो बता सकते हैं नवपहाड़ काल में। किसमें? नवपहाड़ काल में। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह रही नवपहाड़ काल की कि यहाँ पर पहिए का आविष्कार हो चुका था, आविष्कार कर लिया था। इस काल में क्या हुआ था कि पहिए का आविष्कार मित्र कर लिया था भाई, ठीक है। पहिए का, क्योंकि इसके माध्यम से वो क्या करते थे, कृषि तो करना सीख ही चुके थे, अपनी कृषि को एक पहिए के माध्यम से इस तरह से सिस्टम बना लिया होगा, बैलगाड़ी टाइप से, या उसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते होंगे, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार इन लोगों ने कर लिया होगा। और इसके साथ साथ इस काल में छोटे छोटे जो पत्थर थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, छोटे छोटे जो पत्थर होते थे ना, उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था मित्र। इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। पहले भारी भारी पत्थर होते थे, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे समय गुजरता गया, अपने जो हथियार थे या उपकरण थे, उनको छोटे छोटे हथियारों के रूप में बदल दिया उन पत्थरों को, ठीक है। जिन्हें जैसे माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। और इसके साथ साथ इन्होंने जो शिल्पकला होती थी, क्या? शिल्पकला, जानते हैं आप लोग? शिल्पकला आज भी गांव में ये विकसित है मित्र। जैसे गांव में मोस्टली क्या करते हैं लोग, महिलाएं मोस्टली क्या करती हैं कि घर से अलग उनका कुछ प्लाट वगैरह होता है, उसे घेर काट कहते हैं, जहाँ पर अपनी भैंस वगैरह, गाय वगैरह, बकरी वगैरह को बांधते हैं। वहीं पर उनका अनाज रहता है, अनाज वगैरह रखते हैं वहीं पर। तो ऐसी कंडीशन में देखो मित्र, मेरे यहाँ ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा, पता है मुझे कि वहाँ पर एक दीवार वगैरह होती है, उसकी गोबर से लिपाई वगैरह करते हैं। फिर उसको जब सूख जाती है तो उस पर चित्रकारी कर देते हैं, अलग अलग रंगों से क्या कर देते हैं? चित्रकारी। तो ये व्यवस्था, जो शिल्पकारी व्यवस्था थी, उस समय नवपहाड़ काल में मित्र शुरू हो चुकी थी,
क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी मित्र। अब इस काल के नवपहाड़ काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उन पे हम लोग नज़र डालते हैं। नवपहाड़ काल के जो प्रमुख स्थल हैं उन पे हम लोग नज़र डालते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जिन पे हम नज़र डालते हैं, जहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन मित्र पूछे जाते हैं। सबसे पहले पिकली हल, ये पूछा गया है। पिकली हल, हल किस काल का स्थल है और किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, पिकली हल है मित्र, ये कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में पिकली हल स्थल मित्र। और एक है हल्लूर, हल्लूर है। हल्लूर मित्र कहां पर है? ये भी कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में, आप लोग याद रखना, ठीक है, हल्लूर। इसके बाद उतनूर, तीसरा कौन सा है? उतनूर। उतनूर ये नवपहाड़ काल के स्थल है मित्र। और ये कहां पर है? तो ध्यान रखना, जो उतनूर है ये तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में जब खोजा गया था तो ये आंध्र प्रदेश में था। और इसके साथ साथ और नोट कर लीजिए, चिरांद, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार वाले 100% याद कर लें। चिरांद, चिरांद किस राज्य में है? तो ध्यान रखिए, चिरांद मित्र बिहार राज्य में है। ये नवपहाड़ कालीन क्या है? साइट्स हैं, स्थल है मित्र, जो आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती है, जो आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं। और इसके साथ साथ नंबर 5 पे लिखिए गुफकराल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुफकराल। गुफकराल, गुफकराल के साथ साथ एक और लिख लीजिए बुरजाहों, बुरजाहों। ध्यान दीजिए मित्र, गुफकराल और बुरजाहों दोनों मित्र ये जम्मू कश्मीर राज्य में, कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। पहली बात पूछा जाए, गुफकराल या बुरजाहों जो स्थल है नवपहाड़ काल के, ये मतलब किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। और जो गुफकराल है मित्र, कौन सा? ये गुफकराल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर गुफकराल में मानव के साथ साथ, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट है मित्र, याद कर लेना। मैंने तो स्टार लगा दिया है, आप भी स्टार लगा लेना, क्योंकि एग्जाम आपको पास करना है, ठीक है। गुफकराल। अच्छा, जो बुरजाहों था, कौन सा? जो बुरजाहों स्थल था मित्र, यहाँ से गर्ता आवास, मतलब लोग गड्ढे में, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके, जैसे आज का जो बेसमेंट होता है ना, बेसमेंट बोलते हैं उसे, जमीन में अंदर मकान बना लेते हैं, उसी टाइप के एविडेंस, मतलब गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? तो बुरजाहों से, बुरजाहों से, सॉरी, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले मित्र? तो बता सकते हैं बुरजाहों से। यहाँ तक किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक मेरे भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो और कुछ आपको लगता हो कि हाँ, हमें सेशन से पवन सर द्वारा जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रयास किया जा रहा है निःशुल्क शिक्षा का, कि कुछ हमें मिल रहा है इन सेशन से, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि सेशन को शेयर कर देना। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मेरी तरफ से सभी भाइयों को थैंक यू, ठीक है। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक की जय हिंद, जय भारत।